Never happened in the history of India that the boys were beaten. पार्लियामेंट में होने वाली घटनाएं, वहाँ से होने वाली रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट को दशकों से कवर करने का अनुभव, उनके सामने आने वाली समस्याएं, देश के मुद्दों को उठाए जाने का तरीका, सलीका, उसके पीछे की सियासत और उसके पीछे के जनता के सरोकार, ये बातें वो बहुत अच्छे से समझते हैं जो आप तक पार्लियामेंट से खबरें पहुँचाते हैं। और हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी यहाँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अमोद राय मौजूद हैं, आनंद पांडे मौजूद हैं। इनको हर दिन आप पार्लियामेंट से और महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इवेंट्स जहां हो रहे होते हैं वहां से खबरें आप तक पहुंचाते देखते हैं। मॉनसून सेशन इस बार का जैसा घटा है, क्या इन लोगों की स्मृति में इधर कुछ वर्षों में कोई सेशन ऐसा इन्होंने देखा है, इस तरह का हंगामा खेज, या हंगामा संसद में होना अब ये हैरानी की बात नहीं रह गई? आइए यहाँ से शुरू करते हैं और फिर कुछ और मज़ेदार बातें इनसे जानेंगे, क्योंकि अंदर की खबरें जो ये बता सकते हैं। और आज क्योंकि थोड़ा सा इनफॉर्मल तरीके से हमारे साथ बैठे हुए हैं, टीवी वाला फ्रेम नहीं है, उस तरीके से जो हम लोगों को, मेरे को एंकरिंग करते हुए और इनको बताते हुए जैसे रहना होता है, वो वाला ग्रामर नहीं है यहाँ, डिजिटल वाली सहूलियत है। तो आज इनसे कुछ वो चीज़ें भी निकलवा सकते हैं जो अमूमन ये शायद ना बताएं। तो पहले तो अमोद, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह का सेशन और कब कब आपको याद है हुआ हो? देखिए, इस तरह के सेशन अगर मोदी सरकार की बात करें तो लगातार कई सेशन धुले। पुरानी बिल्डिंग की स्मृति अगर आपको हो, किसान आंदोलन, CAA, कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको लेकर विपक्ष हावी रहा और लगातार पूरा का पूरा सेशन वॉश आउट हो गया। इस बिल्डिंग में भी जब से आए हैं तब से ये तीसरा सेशन है जो इस तरह से वॉश आउट हो रहा है। विपक्ष हावी है अभी अपने मुद्दों को लेकर, लेकिन मैं अगर उसके पहले आपको अगर ले चलूं तो मनमोहन सिंह सरकार जो थी 10 साल, उसमें भी बीजेपी ने कई ऐसे सेशन हुए जो चलने ही नहीं दिए। उसमें CWG, 2G, तमाम ऐसे विषय रहे। तो जनता का गुनहगार कौन है और जनता का हीरो? जब 3 लाख रुपए जनता की गाढ़ी कमाई के पर मिनट पार्लियामेंट चलाने में खर्च होते हैं, तो ऐसे में कौन जो डिसरप्ट कर रहा है? क्योंकि हमने अंगीकार तो संविधान को किया है। संविधान कहता है कि लोग सरकारें चुनेंगे, सरकारें संसद से काम करेंगी, विपक्ष को भी भरोसे में लिया जाएगा और जनता के हित के फैसले होंगे। तो जो संसद नहीं चलने दे रहा है वो जनता का विलेन है, या जो संसद चलाते हुए जनता के हित के काम नहीं कर रहा उसको आइडेंटिफाई करके जो डिसरप्शन के जरिए सरकार को रोक कर ये कह रहा है कि रुको, तुम जनता के हित के काम नहीं कर रहे हो, हम नहीं चलने देंगे, वो है जनता का हीरो? कौन है? देखिए, विलेन कौन है और हीरो कौन है ये तो डिफाइन करना मुश्किल है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों की जिम्मेवारी होती है चलाने की। अब जब भी बात करेंगे नेताओं से तो कहेंगे कि जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है उतनी ही विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। लेकिन जो आज विपक्ष में है वही कल सत्ता में होता है, तो उसका रोल अलग होता है। कल आज जो सत्ता में हो कल विपक्ष में रहता है, उसका रोल अलग होता है। तो एक ही आदमी कभी हीरो है कभी विलेन है, देखने का नजरिया और चश्मा अलग अलग हो सकता है। बड़ी अच्छी बात कही आपने। लेकिन आनंद, ये अगर ये कई बार हुआ है और इस सरकार के लिए ये नई बात नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो ये एनालाइज कर रहे हैं कि पहली बार सरकार इतनी रक्षात्मक दिखाई दे रही है, तो ये लगता है कि उनको पिछले वाले सेशंस वो वाले याद नहीं है, तब भी शायद उनको यही लगा होगा कि सरकार रक्षात्मक।
बिल्कुल, अगर हम बात करें 2014 में जब से मोदी सरकार आई है, तो उसके बाद 2015 में हमने देखा ललित मोदी का मामला हो, व्यापम का मामला हो, इसके बाद मणिपुर हिंसा का मामला, प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर कि प्रधानमंत्री सदन में आए, जवाब दें, लगातार हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है वो हंगामा होता रहा। इसके अलावा इस सरकार में बहुत मामले, 3 जो कृषि कानून थे जिनको बाद में वापस लेना पड़ा, वो वाला मामला हो। तो ऐसे इस सरकार में भी कहने के लिए आप कहोगे कि मोदी जी 2014 में पूरे ब्रूट मेजोरिटी के साथ आए थे, लेकिन उसके बाद लगातार ऐसे कई मौके आए जहां विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई। इसलिए सरकार अक्सर कोशिश करती है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सरकार की एक रणनीति ये भी होती है कि जो मेन अपोजिशन पार्टी है उसके साथ साथ बाकी जो अपोजिशन पार्टी जो होती हैं, छोटे दलों या बड़े दलों, उनसे भी बातचीत करके रखती है ताकि विपक्ष में कुछ मुद्दों को लेके, कुछ बिलों को लेके एक फूट डाला जा सके या फिर थोड़ा बंटवारा हो सके ताकि सरकार का कामकाज चलता रहे। और अभी की अगर हम बात करें मानसून सत्र में भी आपको बाहर से लग रहा हो कि हंगामा हो रहा है, प्रश्नकाल और शून्यकाल ये दोनों ठीक है, नहीं चल रहे हैं, तो इसमें नुकसान किसका है? इसमें विपक्ष का भी नुकसान है और सत्ता पक्ष के सांसदों का भी नुकसान है। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार अभी तक इस सत्र में 5 से 6 बिल जो हैं वो पारित करवा चुकी है, हंगामे के बीच में पारित करवाया। तो ऐसे में सरकार जो है अपना विधायी कामकाज तो निपटा रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो नुकसान भी हो रहा है वो सत्ता पक्ष के सांसदों का भी हो रहा है और विपक्ष के सांसदों का भी हो रहा है। तो फिर इसको वॉश आउट थोड़ी कहेंगे। अगर विधायी काम हो रहे हैं, जो कि हुए, 8 का टारगेट लेके चल रहे थे 8 बिलों का, तो और 5-6 आप बता रहे हैं हो गए, तो फिर तो ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। तो अगर ये तो अगर मान लीजिए वैसी दिखने वाली कार्रवाई नहीं भी चल रही है तो सरकार ने जो अपना एजेंडा फिक्स किया था वो तो अमोद हो ही रहा है। देखिए, सरकार का एजेंडा तो चलता रहता है, डीन में बिल पास हो रहा है, 5 मिनट 6 मिनट में बिल पास हो जाता है, तो इसमें सरकार को उस दृष्टि से अगर देखें तो नुकसान नहीं है। इसमें नुकसान है, विपक्ष अपनी बातें रख सकता था, डिबेट डिस्कशन में उस बिल में कमियों को क्रिटिसाइज कर सकता था, आगे जनता के बीच स्कोर कर सकता था। तो ये कहीं ना कहीं डिप्राइवेशन जो है वो विपक्ष को है। आज प्रधानमंत्री ने बड़ा, जो नए सांसद अभी जुड़े हैं सरकार से, एनसीपीआई के और जो तृणमूल कांग्रेस से आए और या एनसीपी से आए, इनसे मिले तो उन्होंने इस बात को पर्टिकुलरली उठाया कि नए लोगों को मौका नहीं मिलता है, उनको दिक्कत होती है जब सदन नहीं चलती। प्रधानमंत्री अपनी पीड़ा कई बार उठा चुके हैं ये बात कि सदन चलने से नए लोग जो हैं अपने क्षेत्र की बातें रखते हैं। सरकार को जो विधायी काम करना है वो डीन में ही पास करा लेगी, हल्ला हंगामा शोर में 6 मिनट में, 5 मिनट में, 20 मिनट में, 15 मिनट में बिल पास हो जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन नुकसान अगर सचमुच पूछें तो इसमें विपक्ष का ही होता है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि हम अपनी बात ताकत से उठा रहे हैं। जैसे अभी लगातार आप देख रहे हैं 2 मुद्दा चल रहा है, तो अमित शाह जवाब दें और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे सरकार जब डिबेट कराए, ये 2 मुद्दा चल रहा है। तो समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि हम अपने कंस्टिट्यूएंट को नर्चर कर रहे हैं इस मुद्दे से। कांग्रेस को लग रहा है कि हम अमित शाह को झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वर्क जो कहते हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बाहर तो ठीक है, अंदर जब हाउस नहीं चलता है तो नुकसान कांग्रेस के सांसदों का होता है, समाजवादी पार्टी के सांसदों का होता है, बीजेपी के और सत्ताधारी सांसदों को भी होता है, लेकिन सरकार को कोई उसमें नुकसान नहीं, वो अपना काम विधायी काम निपटा ले जाती है। तो अगर आप देखें ओवरऑल एज ए सांसद, तो सांसद दुखी होता है जब इस तरह का माहौल बनता है, तो क्योंकि अपने क्षेत्र की बातें नहीं उठा पाता है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, इनमें जो अपने क्षेत्रों की बातें हो सकती हैं वो हो नहीं रही हैं। परेशान होता है, वो परेशान होता है और उसको लगता है कि हम अपनी वाजिब बात नहीं रखते हैं, इसलिए हम जनता के बीच जब जाते हैं तो जवाब देने में हमको दिक्कत होती है। तो ये जब हो रहा है, जैसे आप लोग जाते हैं पार्लियामेंट, आज मान लीजिए आज का डे कंक्लूड हुआ, कल होना है, तो ये इतना प्रिडिक्टेबल होता है कि आप लोग आपस में बात करते हैं आज फिर वही होगा। जैसे हम देखते हैं स्पीकर महोदय आते हैं, वो वही कि ये परंपराओं के हिसाब से ठीक नहीं है, संसद चलने दीजिए, ये जनता के लिए काम करने की जगह है, यहाँ आप अगर शोर कर रहे हैं तो जनता के लिए, देश के लिए ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। वो लगभग उसी पैटर्न पे हर दिन चीज़ें हो रही हैं। तो इतना प्रिडिक्टेबल है कि आप लोग भी मानते हैं कि कल यही होने वाला है। नहीं, बस 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो जब हाउस नहीं चलता है तो जो विपक्ष के सांसद हैं उनके पास एक बहाना होता है कि अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता को बोलेंगे कि भाई हम तो आपका मुद्दा उठाने वाले थे या हम ये मामला उठाने वाले थे, लेकिन हंगामा हो गया, सरकार ने सदन नहीं चलाया इसलिए हम नहीं उठा पाए। तो ये बहाना विपक्ष के सांसदों के पास होता है, लेकिन जो सत्ता पक्ष का सांसद है वो तो ये भी नहीं कह सकता अपने क्षेत्र की जनता से कि भाई सदन नहीं चल पाए, हम नहीं उठा पाए, क्योंकि आपकी सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी है। और दूसरी बात जो आपने कही कि प्रेडिक्टेबल वाली,
आपको ये अंदाज़ा लग जाता है कि संसद चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जो रुख है वो एकदम अड़ियल रुख है। आपको पता होता है कि सुबह मीटिंग होती है, मीटिंग में तय होता है, अपोजिशन तय कर लेता है कि हम सदन नहीं चलने देंगे, और ये पता होता है कि कोई मिडिल ग्राउंड नहीं हुआ है, और एक अंडरस्टैंडिंग ये भी होती है कि 11 बजे सरकार कुछ नहीं जा रहा है, वो चूँकि प्रश्नकाल है जैसे लोकसभा में, तो अब हंगामा होगा। लेकिन स्पीकर को भी ये चूँकि जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा है, उनकी दायित्व ये है कि सदन चलाएं। और आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद भी जब सदन की जो कार्रवाई जो रिकॉर्ड पे जाती है, आप देख सकते हैं उसको, उस दिन क्या हुआ था, तो उसमें ये कोई देखेगा तो उसको ये पता चलेगा कि स्पीकर ने कोशिश की थी, हंगामा हो रहा था, लेकिन स्पीकर ने तब ये अपील की थी कि आप सदन की कार्रवाई चलने में मदद करिए, जनता आपको देख रही है, सदन की मर्यादा को बनाए रखिए, जनता के मुद्दे सवाल जो उठाने वो उठाइए। तो बहुत सी सारी चीज़ें होती है कि इतिहास में, खासकर जो संसदीय इतिहास में ये रिकॉर्ड पे जाती है, इसको मेंटेन करने के लिए भी होता है। इसलिए बार बार देखते हैं कि किरण रिजिजू बार बार खड़े होते हैं 11 बजे भी, 12 बजे भी, इसलिए कि उनको सरकार के तौर की तरफ से ये बताना होता है कि हम तैयार हैं, हमने कोशिश भी हाँ, अपोजिशन नहीं चाहता, क्योंकि ये सब चीज़ें रिकॉर्ड में जाती है। कल को कोई भी रिकॉर्ड देखेगा, किसी पार्टी सरकार हो सकती है, वो कहेगा इस बात को लेके आपको कटघरे में खड़ा कर सकता है कि आज के 10 साल पहले, जैसे कि आज की तारीख में हम देखेंगे नेहरू को कटघरे में खड़ा किया जाता है, इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तो आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद ये हो सकता है कि आज की जो मौजूदा सरकार है तब उसको पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को लेके कि आपने नहीं चलने दिया या हंगामा होता रहा, आप मिडिल ग्राउंड नहीं निकाल पाए, तो आपको भी कटघरे में खड़ा किया जाए। तो अब ये जैसे गृहमंत्री को लेकर ये जो इंसिस्टेंस है कि वो आएँ और जवाब दें, छात्रों के ऊपर बल प्रयोग जो हुआ उसके संदर्भ में सरकार क्या कह रही है, इसको लेकर एक चेंज दिखाई दिया सरकार के एटीट्यूड में। खास तौर से आज किरण रिजिजू इसको लेकर आक्रामक थे और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री तो वो हैं जिनका नाम लेकर अगर आप नाम ले लें तो जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, वो कांपते हैं और वो अगर बोलेंगे तो आप सुन नहीं पाइएगा। इसको कैसे देखा आप लोगों ने? जो सरकार के पास फीडबैक है, उनको ये फीडबैक है कि 2-3 सत्र पहले जैसे प्रधानमंत्री के साथ करने की कोशिश की गई थी, अपोजिशन की जो महिला सांसद हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, हम उनका घेराव करेंगे, वैसा ही कुछ सरकार के पास फीडबैक है कि इस बार भी तैयारी है अपोजिशन के सांसदों की गृह मंत्री अमित शाह को लेकर कि अगर वो सदन में आते हैं तो उनका भी घेराव अपोजिशन के सांसद कर सकते हैं। अमित शाह ठीक है, उनका कंपोजर अच्छा है, वो ज़्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो देखते हैं, समझते हैं, उनका अपना राजनीतिक अनुभव है। लेकिन अमित शाह सदन में अगर मान लीजिए कि आते हैं, अपोजिशन के सांसद उनके सीट के पास जाके कुछ हंगामा करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, तो बाकी जो बीजेपी और एनडीए के सांसद हैं उनका भी कंपोजर अमित शाह के जैसा ही होगा। वो शांत मन से वो देखेंगे, सुनेंगे, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। सामने से अगर आप उनके नेता को घेरोगे या नारे लगाओगे उनके सामने जाकर, या उनके हाथ में अगर पेपर है, आप कुछ पेपर हटाने की कोशिश करोगे, छीनने की कोशिश करोगे, तो बाकी जो सांसद हैं एनडीए के जो उनके साथ हैं वो अपने नेता के साथ ऐसा होता नहीं देख सकते। तो इस बात की संभावना बन सकती है कि सदन के अंदर ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाए। तो ये माना जा रहा है कि शायद इसलिए भी अमित शाह जो है वो स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि इसलिए बार बार कह रहे हैं कि वो स्टेटमेंट देने के लिए वो तभी आएंगे या सदन में वो तभी आएंगे जबकि हाउस ऑर्डर में रहेगा, और इसीलिए कोई ऑकवर्ड सिचुएशन ना हो, क्योंकि भारत की संसद जो है दुनिया में गलत वजहों से खबर ना बने, इमेज अच्छी जाए या छवि खराब ना हो, इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि शायद यही वजह है कि सरकार भी नहीं चाहती है कि वैसी सिचुएशन हो, क्योंकि विपक्ष बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है और इससे सिचुएशन को सरकार अवॉइड करना चाहती है। तो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभापति जी आपने भी कहा कि विपक्ष की भावनाओं से आप अवगत कराइए, किरण रिजिजू को आपने कहा, लेकिन वो उन्होंने जाके कुछ किया नहीं। ये तो सरकार हमारी बातों को लेकर संवेदनशील नहीं। देखिए, कल की बात है ये, राज्यसभा में जब सभापति जी ने ये बात कही, मल्लिकार्जुन खड़गे तब उठकर खड़ा हुए और लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि गृह मंत्री क्यों नहीं आते हैं, वो जवाब क्यों नहीं देते हैं। और ये पिछले जब से ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है जंतर मंतर का, उसके बाद से लगातार कांग्रेस उठा रही है इस बात को। जो मुझे देखने में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसमें बीजेपी कांग्रेस के प्रोटेस्ट से परेशान नहीं हो सकती। बीजेपी जनरेशन नेक्स्ट के प्रोटेस्ट से परेशान है, हो सकती है, वो जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से परेशान हो सकती है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये पॉलिटिकल गिमिक है और उसमें स्कोर करना उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कांग्रेस लगातार जो है माइंड गेम
खेलने की कोशिश कर रही है कि सरकार अभी थोड़ा बैकफुट पे है, तो इसको और थोड़ा झुकाना चाहिए और जनता में इससे एक सकारात्मक संदेश कांग्रेस के लिए जाएगा, राहुल गांधी के नेतृत्व के लिए जाएगा। इस बात को बीजेपी समझ रही है, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट को ये भी लगता है कि अभी आंदोलन खत्म हुआ है और तुरंत हम अगर शुरू कर दिए भाषण देना इस पर और सफाई देना, तो किसी न किसी तरह से इसको हो सकता है कुछ पुलिस फोर्स का मनोबल डाउन हो जाए, या उन बच्चों को भी बुरा लग सकता है जो अभी उठे हैं उस धरने से। तो इसको थोड़ा टाइम बाई करो और आगे इसको बढ़ाकर इसको स्टेटमेंट होगा, मैं आपको बता सकता हूँ। गृह मंत्री स्टेटमेंट देंगे ही देंगे, कब देंगे ये स्वयं वो तय करेंगे। मेरी जो जानकारी है कि गृह मंत्री अपने भाषण पे काम कर चुके हैं और उन्होंने तथ्य और फैक्ट सारे जुटा लिए हैं। अब वो सोमवार को होता है या मंगलवार को होता है या बुधवार को होता है, अब इस सेशन तो वॉश आउट हो गया। सोमवार से बुधवार के बीच किसी दिन गृह मंत्री का भाषण होगा और जो किरण रिजिजू आज बोल रहे थे वो इंडिकेट कर रहे थे कि गृह मंत्री आने वाले हैं। तो फिर इस बात में क्या है, ये जो है कि जब वो कहेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे, इसमें क्या है? तैयारी इस लेवल की होगी और उसमें आईना दिखाएंगे गृह मंत्री कि हमने बच्चों के साथ जो किया और आपकी सरकार ने बच्चों के साथ किया, हमने आप कह रहे कि एट्रोसिटी किया और 77 में जो एट्रोसिटी हुआ, तो तुलनात्मक ढंग से जब गृह मंत्री अटैक करेंगे और पुरानी कांग्रेस की सरकारों को कटघरे में खड़ा करेंगे तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ, उसको लेकर किरण रिजिजू जो है आज कह रहे थे कि आप सुन नहीं पाएंगे, आतंकवादी और नक्सली जिनसे थराते हैं तो आप भी सुन नहीं पाइएगा। तो उनका आशय थोड़ा, चूँकि नॉर्थ ईस्ट के हैं और हिंदी हालांकि अच्छी बोलते हैं लेकिन शब्दकोश कम है, तो उसको उस भाषा में वो बोल गए, लेकिन उनका तथ्य यही था और वो बोलना यही चाहते थे। एक ही दिन में कई तरह की जिम्मेदारियां निभाते हैं। आज हैंडलूम दिवस था, तो उनकी जो तस्वीर आई बड़ा मॉडल की तरह वो खड़े हुए थे, हैंडलूम से बना हुआ एक लॉन्ग जैकेट पहन के, और फिर आज उनको संसद में भी ये फायर फाइटिंग करनी थी। तो किरण रिजिजू का काम भी आसान नहीं है, बार बार राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से जाके मिल के। अच्छा, ये भी केवल इसलिए कि रिकॉर्ड में इतिहास जब देखे तो हमने कोशिश की थी इसलिए है, या सरकार संजीदा रूप से ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस लेने की कोशिश भी कर रही है ना? नहीं, सरकार संजीदा है। संजीदा नहीं होती सिर्फ दिखाने के लिए, रिकॉर्ड के लिए। संसदीय कार्य मंत्री खुद एलओपी राहुल गांधी के कमरे में 2 बार नहीं जाते और 1 बार फ़ोन पे बात नहीं करते। सरकार दरअसल चाहती है कि पूरी दुनिया की नज़रें अभी भारत पर है, भारतीय संसद पे है। दरअसल सरकार चाहती है कि जो विपक्ष जो है उसका एक अपना, उसमें भी जनता ने चुन के वहाँ के उनके सांसदों को भेजा है, तो हम उनको भी कॉन्फिडेंस में ले रहे हैं और सरकार कोई भी कदम उठा रही है तो उनको साथ में ले रही है। तो किरण रिजिजू हम लोग को कहा भी कि ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, जो हम बार बार राहुल गांधी से बात कर रहे हैं, अपोजिशन से बात कर रहे हैं कि कल को हम कोई फैसला लेते हैं या इस बिल पे कुछ हम करते हैं या फिर आगे हम जब बयान देते हैं तो हम ये कह सकें कि हमने अपोजिशन को बात करने की कोशिश की। राहुल गांधी के पास 2 बार मैं खुद चल के गया, मैंने फ़ोन पे उनसे 1 बार और बात की। तो ऐसे में सरकार कोशिश तो कर रही है और ये ऐसा नहीं है। उन्होंने, किरण रिजिजू ने जैसे कल राज्यसभा में हवाला दिया, उन्होंने कहा कि जो इरेलीवेंट या रिपीटेटिव चीजें नहीं हो सकती, उन्होंने नियम का हवाला भी दिया। और इधर विपक्ष ये कह रहा है कि भाई गृह मंत्री आए और इस बारे में बात करें। तो इसमें किसका स्टैंड जायज है? वो जो कि नियम का हवाला देके कह रहे हैं कि आप इरेलीवेंट और रिपीटेटिव बात नहीं कह सकते, या उनका जिनका ये कहना है कि आप हमारी बात मान ही कहा रहे हैं कि हमको तो रिपीटेटिव मजबूरी में होना पड़ रहा है? इन दोनों की अपनी अपनी पोजीशन है। विपक्ष को लग रहा है कि ठीक है, सरकार झुकी है, थोड़ा सा और झुकाइए, और हमारी जो मांग है कि एक गृह मंत्री के स्टेटमेंट कराइए और दूसरा चंदा चोरी पे आप बहस कराइए। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि चंदा चोरी इसलिए भी जरूरी है, यूपी का चुनाव है और समाजवादी पार्टी जो विपक्ष की एक बड़ा दल है उसको भी आपको साथ में रखना है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगा कि एक सरकार ने मांग ली है, सरकार अभी बैकफुट पे है, तो भाई 2 मांग जो है अगर आप नेगोशिएट। विपक्ष के बीच में मुद्दे बंट गए हैं क्या? ये E20 उठाएगा, ये चंदा चोरी उठाएगा, ये प्रमुखता से पेपर लीक और छात्रों पे बल प्रयोग उठाएगा, ऐसा बंटवारा टाइप का भी है क्या? नहीं, सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सबको उसको एड्रेस करना। अब लग रहा है कि पार्लियामेंट का एक ही हफ्ता बचा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूएंसी तो है, लेकिन ये जब साझा मीटिंग करते हैं स्ट्रेटजी बनाने के लिए संसद की, तब ये तय करते होंगे ना, अच्छा तुम ये उठा लो, हम ये घटना बताता हूँ। हाँ, कल बहुत बारिश हो रही थी सुबह में, कांग्रेस के
मैकेनिज्म से मैसेज आया कि बारिश में कांग्रेस प्रोटेस्ट नहीं करेगी, और कांग्रेस के जब नेता आते हैं तो एक बैनर लेके आते हैं अमित शाह का, और जवाब दो का उस पर लिखा रहता है नारा। उसके ठीक बगल में खड़े होते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, वो एक बॉक्स लाते हैं, उसमें पैसे डालते हैं, राम मंदिर चोरी मुद्दा उठाते हैं। तो कल कांग्रेस के जब सांसद आए वहाँ पे तो खड़े हो गए, उसी बीच मैसेज आया कि कांग्रेस के सांसद आज प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो खड़े हो गए थे उसमें आके। हमने देखा कि कांग्रेस के ऊपर से आया कि नहीं आने वाले हैं सांसद, लेकिन तो खड़े हैं। बारिश हो रही थी थोड़ी देर में 2 से 3 मिनट लगा, कांग्रेस के सांसद अपना बैनरों लेके चले गए। समाजवादी पार्टी वाले डटे रहे वहाँ पे चंदा चोरी को लेके, वो खड़े रहे वहाँ पे 15-20 मिनट उन्होंने नारे लगाए, अपने जो उनका रोज का होता है चंदा इकट्ठा किया, फिर बाइट भी दिया और गए। विपक्ष में दूरी नहीं है, लेकिन अपने अपने डफली अपने अपने राग तो जरूर हैं, और वो कॉमन प्लेटफॉर्म पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट अलग अलग है। समाजवादी पार्टी अगर राम मंदिर मुद्दा को बड़ा बनाएगी तो कांग्रेस का उसका फायदा नहीं मिलेगा, और कांग्रेस अगर अपना मुद्दा ज़्यादा स्ट्रांगली उठाएगी तो उसका फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेगा। दोनों के पॉलिटिक्स अलग अलग हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म एक है तो साथ दिखेंगे। तो ये जो दिखाने के लिए चंदा इकट्ठा हो रहा है, उसमें भी एक ताला लगा रहता है हालांकि बाहर कनस्तर में, तो वहाँ तो जो चंदे का हुआ वो हम लोगों ने देखा, लेकिन इसका क्या करते हैं जो इकट्ठा करते हैं? परसों हम लोगों ने वही पूछा कि ये सब अकाउंटेबिलिटी ठीक है ना? बोले हमारा एकदम पक्का, ये सब जमा होके और अयोध्या जाके वहाँ पर्ची कटाएंगे इसको। अच्छा। और पर्ची कटा के हम लोग जमा करके ले आएंगे। अच्छा। तो मतलब समाजवादी पार्टी अपने तरफ से, और उनके जो सांसद पप्पू यादव भी उसमें आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत एक्टिव रहते हैं, तो पप्पू यादव कहते हैं कि हमारे चंदा का तो पर्ची हम लेंगे और फिर इसको वहाँ पे देंगे। अच्छा, ये जो विपक्ष ने किया, इसमें चंदा चोरी के मामले में चीज़ें लगभग पटरी में थी, लेकिन पप्पू यादव वाले प्रहसन के बाद ऐसा लगा कि ये मामला डिरेल हुआ है क्या? इसको लेके विपक्षी जो खेमा है उसमें ये भी हुआ क्या कि अच्छा खासा चल रहा था यार, आपने ऐसा कर दिया? और थोड़ा लग रहा है कि डाइल्यूट हुआ उस विषय से ना। हाँ देखिए, किसी समाजवादी लोगों ने कहा होगा कि हम ठीक चला रहे थे, आपने आगे ये कर दिया। नहीं, लेकिन ये आफ्टर थॉट था ऐसा लगा मुझे, क्योंकि उस दिन जिस दिन ये पप्पू यादव ने किया, उस दिन उनके साथ समाजवादी पार्टी के सांसद भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे, और बाद में पप्पू यादव आगे मीडिया के पास आए तो 2-3 समाजवादी पार्टी के सांसदों ने उनका कॉलर पकड़ा हुआ था। मतलब ये वो इनेक्ट करने को नहीं, वो सही चला जाता है एकदम, अगर उसमें कोई बवाल नहीं होता तब तो सब साथ में थे, लेकिन बाद में जिस तरह प्रोफेसर राम गोपाल अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट कर रहे थे, उससे मुझको लगा कि शायद उनको लगा कि इससे जो लार्जर हिंदू है वो नाराज हो सकता है, क्योंकि उनका जो वेश ऐसा था पप्पू यादव का, भगवा वस्त्र पहने हुए साधु संत बने हुए थे, और हकीकत भी है कि किसी साधु ने चोरी नहीं की है। मेरा मन तो बहुत कर रहा है आपसे जानने का कि आप लोग तब क्या करते हैं जब हाउस चल नहीं रहा होता है या पूरा वहाँ शोर चल रहा होता है, लेकिन अभी इशारा मुझे ये है कि वक्त। अच्छा, ये बताइए, E20 को लेकर दाल काली आज हो गया है, क्या कांग्रेस को ये दिखाई दे रहा है कि अब इसको उठाना पड़ेगा प्रमुखता से? तो फिर आम आदमी वाले क्या करेंगे? उठाएगी, लेकिन संसद सत्र खत्म होने के बाद। अच्छा। ये आगे का रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि 1 हफ्ते बाद संसद खत्म हो रही है, फिर सड़क पे लेके जाना है, क्योंकि गाड़ियां सड़क पे चलती है। अच्छा। और जो सड़क पे गाड़ी चलाते हैं उनको ज्यादा दिक्कत होगी अगर होगी तो अभी आप लोगों से संसद के भीतर की बहुत सारी बातें, अगला एपिसोड आप करिएगा, तो हमें बुलाइएगा, तो हम आपको बताएंगे जब संसद नहीं चल रहा होता तो हम क्या करें, बताइएगा जरूर। तो आज आप सबसे विदा लेने का टाइम है, क्योंकि यहीं इसी जगह जहां हम बात कर रहे हैं वहां से आपके लिए अगली प्रेजेंटेशन आने वाली है, तो अब वो देखिए और हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद।